हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन और स्वागत है आप सभी का एग्जाम मस्ती में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो है हम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम 2022 यानी कि एनटीपीसी का जो एग्जाम सेकेंड फेज का जो एग्जाम होने वाला है उसके और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो 15 फरवरी से आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी देरी से स्टार्ट किया है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और अब से जो है कंटिन्यूअस आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो ये जो है इसका सेट 1 है और इससे 20 सेट आएंगे और इसके साथ ही साइंस की मैं सेपरेट क्लास भी लूँगा आप लोगों के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन क्या है, नए पैटर्न पर आधारित है। पहले क्या होता था कि हमारे एग्जाम जो है टीसीएस करवाता था, टीसीएस जो है हमारे एग्जाम्स को लेता था, लेकिन अभी टीसीएस के हाथ में नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, ट्विटर ने भारत में स्थानीय शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? ट्विटर ने भारत में स्थानीय शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स बताइए, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रोहित बजाज, विनय प्रकाश, दीपक मित्तल या सुभाष सक्सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय प्रकाश। विनय प्रकाश जी जो है ट्विटर ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी करेगा कौन सा देश करेगा, यह बताना है हमें। ग्रीष्मकालीन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? पेरिस, बीजिंग, टोक्यो या फिर लॉस एंजल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस जो है इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, 2024 की मेजबानी करेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। क्योंकि हमने जो लास्ट एग्जाम 2021 में हमने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, उसमें भी देखा था कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर से बन रहे हैं, क्योंकि ये टीसीएस के हाथ में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है, या फिर क्या है, इसका नाम क्या है ये बताना है हमें। स्वदेशी है, स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो ऑप्शन है खंडेरी, आईएनएस चक्र, रुद्रम या फिर आकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिन पत्तियों के किनारे पीले दिखाई पड़ते हैं उनमें किसकी कमी होती है? जिन पत्तियों के किनारे पीले दिखाई पड़ते हैं उनमें किसकी कमी होती है? कमेंट करके बताइए। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम की कमी जो है होती है जिनकी पत्तियों के किनारे। आपने पत्तियों को देखा होगा, जो भी लीफ होती हैं उनकी पत्तियों के किनारे कई बार पीले पीले होते हैं, उनमें पोटेशियम की कमी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और साथ ही इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखना है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? K+ जो है पोटेशियम का रासायनिक सूत्र है, और यह मुख्यतः जीव द्रव्य घटकों में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जीव द्रव्य घटकों में जो है यह पाया जाता है। और इसके साथ ही यह भी रखना है कि पौधों के लिए 17 तत्व आवश्यक होते हैं। पौधों के लिए कितने तत्व आवश्यक होते हैं, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 17 तत्व जो है पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। और इसके साथ ही हमें यह भी रखना है कि पौधे मिट्टी से सीधे पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड आदि के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। और चलिए इसके साथ ही अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन जो है यह किससे संबंधित है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतदान की आयु जो है इसमें 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी इसमें। और इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है कि मतदान की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई है। वोट देने का अधिकार कितने वर्ष की आयु के बाद प्राप्त हो जाता है? 18 वर्ष के बाद जो है अब प्राप्त होता है। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 के अंदर जो है 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सागर माथा नेपाली नाम है, किसका नाम है सागर माथा नेपाली नाम? तो देखिए फ्रेंड्स, एवरेस्ट पर्वत, मकालू, कंचनजंगा या फिर लेहर से।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवरेस्ट पर्वत का जो है सागरमाथा नेपाली नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कानपुर, श्रीनगर, बनारस या जयपुर। तो भारत का पेरिस जो है पिंक सिटी को कहा जाता है। और पिंक सिटी कैसे कहा जाता है? तो यह दोनों जो है जयपुर को कहा जाता है। जयपुर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कई बार यह भी पूछा जाता है कि पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जयपुर को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 20 मिली, 10 मिलीलीटर, 2.34 मिलीलीटर या 1.34 मिलीलीटर। तो रक्त में जो है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का संवहन होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि 100 मिलीलीटर यानी कि 100 मिलीलीटर में कितने निकलते हैं? तो 20 मिलीलीटर जो है ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है। कितने? 20 मिलीलीटर जो है ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है आपको। और साथ साथ यह भी ध्यान में रखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 5.5 लीटर जो है रक्त होता है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में कितना लीटर होता है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो 5 से 5.5 लीटर जो है रक्त होता है, ब्लड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं भी पाई जाती हैं। किसके अंदर? रक्त के अंदर जो है प्लाज्मा और कणिकाएं भी पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा और कणिकाएं किस में पाई जाती हैं? रक्त के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है इसका टेस्ट लगा रहे होंगे। और चैनल पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त को जो है आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि को। पाणिनि को जो है संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय ध्वज को सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ फहराया गया था और कब फहराया गया था, यानी कि कब फहराया गया था यह भी पूछा जाता है कई बार प्रश्न में। इसलिए इसका दोनों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में फहराया गया था 1906 में। कोलकाता अधिवेशन में 1906 में फहराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में यह भी ध्यान में रखना है कि 1906 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी कि अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। और साथ में यह भी ध्यान में रखना है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो यह 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? 8वीं अनुसूची में। और इसके अगर मूल भाषाओं की बात करें तो मूल रूप से जो है इसमें पहले 14 भाषाएं थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है संविधान में संशोधन किए गए और उन संविधान में संशोधन के द्वारा जो है 8 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है। अब कौन कौन से संविधान में संशोधन थे उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले जो है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह 1967 के अंदर हुआ था। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अब चलिए दूसरे को देखते हैं। नेक्स्ट हुआ था इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंदर जो है मैथिली, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया था। मैथिली, मणिपुरी और नेपाली, मैथिली,
मणिपुरी और नेपाली को जो है इसमें जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है 2003 के अंदर जो है 92वां यानी 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत जो है डोगरी 2003 में यह संशोधन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी को जो है आपको नोट डाउन कर लेना है 2003 में, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी भाषाओं को यानी कि कुल मिलाकर 8 भाषाएं जो हैं संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मूल रूप से कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों में मीठा स्वाद जो है फ्रक्टोज के कारण होता है। मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रक्टोज के कारण जो है फलों में मीठा स्वाद होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्षणगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्षणगणक साक्षरता दिवस, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि क्षणगणक आखिर होता क्या है। तो क्षणगणक को हिंदी में कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को जो है क्षणगणक साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। क्षणगणक यानी कि क्षणगणक कंप्यूटर यानी कि साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? यानी कि इस किसकी वृद्धि के कारण जो है इसकी अच्छी पोषक क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। यानी कि विटामिन B12 की अच्छी पोषक क्षमता के कारण जो है इसमें वृद्धि होती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। सबसे अधिक मात्रा में कोबाल्ट जो है पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल जो है इसका रासायनिक नाम है, और विटामिन ए जो है सबसे अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और रतौंधी नामक बीमारी जो है इससे होती है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस भी इसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन बी और सी जो है सबसे पहले यह जान लीजिए, यह दोनों जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और इसके अलावा जितने भी हैं ए डी ई के एडेक, ये क्या है? ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही आप मुझे इन दोनों विटामिन के रासायनिक नाम और इनके रोगों को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला टायर पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? प्रस्तावित है या स्थित है, किस राज्य में है? तो 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के अंदर जो है भारत का पहला टायर पार्क प्रस्तावित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत एनीमिया, यह किस बीमारी का कारण है? एनीमिया यानी कि रक्त की कमी, और रक्त की कमी जो है यह मुक्त कार्यक्रम जो है भारत के किस राज्य को सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हरियाणा राज्य को जो है सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार, ओडिशा, झारखंड या उत्तर प्रदेश? तो सबसे गरीब राज्य में सबसे प्रथम स्थान पर जो है बिहार को रखा गया है, और सेकंड नंबर पर जो है ओडिशा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2020 का व्यास सम्मान किस लेखक को दिया गया है? वर्ष 2020 का व्यास सम्मान किस लेखक को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शरद पगारे। डॉक्टर शरद पगारे को जो है वर्ष 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय योजना में भारत ने कुल कितने पदक जीते? युगांडा पैरा बैडमिंटन, देखिए फ्रेंड्स ये करंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है
युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय योजना में कुल कितने पदक जीते गए हैं, तो 47 पदक जो है जीते गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में जो है पन्ना जो है, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यह कहाँ पर है? पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यह मध्य प्रदेश एमपी के अंदर जो है पड़ता है, और पन्ना टाइगर रिजर्व को जो है यूनेस्को ने बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तरल प्रणोदक तंत्र केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तरल प्रणोदक तंत्र केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है यह तरल प्रणोदक तंत्र केंद्र, यह महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? अगर इसकी बात करें तो यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महेंद्रगिरी तरल प्रणोदक केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य के अंदर जो है स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? इसरो द्वारा निर्मित मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। और अगर बात करें आर्यभट्ट जो है इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सोवियत संघ की सहायता से, सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से जो है 19 अप्रैल 1975 को जो है 19 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया था। किसकी मदद से? सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से जो है इसे लॉन्च किया गया था। और 1957 में, अगर 1957 में बात करें तो 1957 में जो है स्पुतनिक 2 का लॉन्च किया गया था। स्पुतनिक 2 को जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें लाइका कुत्ते की अंतरिक्ष में भेजा गया था। किसे? प्रथम जानवर कौन था? लाइका नाम के कुत्ते को सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। VVI क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय जो है यह नई दिल्ली यानी दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कल इसके दूसरा पार्ट मिलेगा, और साथ ही साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जिसके सेट में आप लोगों के लिए कल लेकर आऊँगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।